हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वह भारतीय जलवायु की शीतकालीन या भारतीय मानसून की शीतकालीन शाखा, ठीक है, या तो शीतकालीन मानसून, ठीक है। भारतीय मानसून की मैंने कल जिस क्लास की चर्चा किया था वह था ग्रीष्मकालीन शाखा, और आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वह क्या होगा, शीतकालीन शाखा। अब दोस्तों, एक चीज़ आपको यह जान लेनी चाहिए कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा थी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून के ठीक विपरीत शीतकालीन मानसून की स्थिति बनेगी, ठीक है। जैसे हम कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून कब होता है, जून जुलाई अगस्त में, लेकिन शीतकालीन मानसून कब होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। यहीं पे देखें तो ग्रीष्मकाल में हवाएं सागर से स्थल की तरफ तथा शीतकाल में चलेंगे किधर से, स्थल से जल की तरफ। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, उस कारण की भी हम चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। और जब उस कारण की भी हमें चर्चा करनी है तो चर्चा करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इस हिस्से में, और जब इस हिस्से में आएंगे तो हम क्या बनाएंगे, एक ग्लोब बनाएंगे। इस हिस्से में हम क्या बनाएंगे, एक ग्लोब बनाएंगे, और ग्लोब के बीचों बीच की जो स्थिति होगी वह किसकी होगी, विषुवत रेखा की। जो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में स्थिति है वह किसकी है, विषुवत रेखा की। और जो यह स्थिति होगी, यह क्या होगी, 23 से 1/2 n, या इसी को क्या नाम दिया जाएगा, कर्क रेखा। इसको क्या नाम दिया जाएगा, कर्क रेखा। यहीं से यदि हम दक्षिण चलते हैं तो दक्षिण चलेंगे तो 23 से ही 1/2 s मिलेगा, और इसको किस नाम से जाना जाएगा, मकर रेखा के नाम से जाना जाएगा। इसको नाम क्या दे दीजिएगा, मकर रेखा के नाम से जाना जाएगा। अब जैसा मैंने पहले ही बताया है कि कर्क और मकर रेखाओं पर सूर्य की स्थिति के कारण ही शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मानसूनों की उत्पत्ति होती है। चूँकि ग्रीष्मकालीन मानसून हम पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने बताया था कि जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर थी तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब, दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब, और इस उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के कारण ITC-Z का खिसकाव उत्तर दिशा में हुआ, और जब ITC-Z का खिसकाव उत्तर दिशा में हुआ इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें थी वह भारतीय महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को कवर कर ले, और इसके वजह से वह 2 शाखाओं में बट गई, और यही दोनों शाखाएं क्या करने लगी, वर्षा करने लगे। सागर से आने के कारण, ठीक है, उसमें आर्द्रता रही, और उसी आर्द्रता के संपर्क में आने से क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। दोस्तों, एक चीज़ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और अजीब लग रहा है कि जिस भवन में हमारी कोचिंग है या संस्थान है, इसमें नीचे काम चल रहा है फर्नीचर का आज, और इसकी वजह से ग्राइंडर या मशीन चलने की वजह से आवाज़ थोड़ी सी रुक के हमारी आएगी, मतलब बाहरी आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा आज की क्लास में। अब यदि हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों की हमने बात कर लिया, और जब इन दोनों स्थितियों की बात हमने कर लिया तो एक चीज़ और बता दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य की स्थिति बताई गई थी आपको कल के डेट में, वह कौन सी स्थिति थी, बताई गई थी। फिर यहाँ पे सूर्य की स्थिति बताई गई थी, यह कौन सी स्थिति थी। फिर यहाँ पे भी सूर्य की स्थिति बताई गई थी, यह कौन सी स्थिति थी। और फिर यहाँ पर भी सूर्य की स्थिति बताई गई थी, यह कौन सी स्थिति थी। तीनों स्थितियों की यदि हम चर्चा करें तो इस चर्चा में हम देखेंगे यह जो डेट आएगा यह कौन सा आएगा, 21 जून का आएगा। इसकी यदि हम चर्चा करेंगे तो 21 जून के बाद कौन सा आएगा, 23 सितंबर की स्थिति आएगी। 23 सितंबर के बाद यदि हम चलेंगे तो 22 दिसंबर, इसको अंदर ही मैं लिखता हूँ, 22 दिसंबर की स्थिति आएगी, दिसंबर की स्थिति। और यदि इसकी बात करते हैं तो यह आएगा 21 मार्च की स्थिति, ठीक है। दोस्तों, ये 4 स्थितियाँ हमारे सूर्य की एक वर्ष में होती हैं। कभी सूर्य नहीं मूव करता है, हमारी पृथ्वी की कलाएँ हैं जिसको परिक्रमण और परिभ्रमण कहते हैं। इन्हीं के कारण कभी सूर्य यहाँ पे दिखाई देता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, और इन स्थितियों के कारण ही क्या हो रहा है,
पृथ्वी पर सूर्य की अलग अलग स्थानों पर स्थिति और इसी के कारण कहीं पे उच्च वायुदाब और कहीं पे निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून, और उसमें यह बताया गया था कि सूर्य की स्थिति क्या थी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा पे। और जब कर्क रेखा पे सूर्य की स्थिति थी तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध की जैकोबाबाद, मतलब पाकिस्तान का जैकोबाबाद निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जबकि तिब्बत का पठार भी निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। इन दोनों स्थानों पर निम्न वायुदाब के केंद्र के कारण जो हिंद महासागर का, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे उच्च वायुदाब बना और हमारे सागर से स्थल की तरफ चलने लगी। और जब हमारे सागर से स्थल की तरफ चलने लगी तो इसी वजह से क्या हो गया, वर्षा होने लगा। इसी को मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह स्थिति देखते हैं। तो जब स्थिति यह आ गई 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर की जो स्थिति आ रही है, इस दिन सूर्य की स्थिति कहाँ पे है, बिल्कुल मकर रेखा पे। इस दिन सूर्य कहाँ पे चमक रहा है, मकर रेखा पे चमक रहा है। मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति, ठीक है। सूर्य की स्थिति कहाँ पे है, मकर रेखा पे। और जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे है तो इस मकर रेखा पर होने के कारण अब देखेंगे इस स्थिति में 22 दिसंबर के आसपास सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे है और मकर रेखा पे होने के कारण उत्तरी गोलार्ध की बात छोड़ देंगे, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा तो उसकी तुलना में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर के आसपास हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र में भयंकर ठंडी पड़ती है। और जब इस क्षेत्र में भयंकर ठंडी पड़ती है तो इसी की वजह से हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या बनेगा, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। और जब उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, इसी के कारण क्या होगा, जो यहाँ पे ITC-Z की स्थिति मैंने कल बताई थी, वह ITC-Z का खिसकाव किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, लगभग मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। तो ITC-Z यहाँ से खिसक करके यहाँ तक आ जाएगी। और जब ITC-Z खिसक करके यहाँ तक आ जाएंगी तो यहाँ पे जो हवाएं ऐसे चल रही थी, ये हवाएं क्या करेंगी, इस दिशा में यहाँ तक बल्कि आने का प्रयास करेंगी, ठीक है। ये हवाएं यहाँ तक आएंगी और जब ये हवाएं यहाँ तक आएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप से भी हवाएं क्या होती हैं, स्थल से जल के तरफ चलने लगती हैं। कारण क्या है कि हवाएं शीतकाल में स्थल से जल के तरफ चलती हैं। तो उस कारण की यदि हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे, जल की एक विशेष ऊष्मा होती है जिसको जल की विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। और इसका कारण क्या है, जल तापमान के संपर्क में आने पर धीरे धीरे गर्म होता है। जल तापमान के संपर्क में आने पर धीरे धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा, ठीक है। जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा भी होगा। लेकिन स्थल की यदि हम बात करते हैं तो स्थल जैसे ही तापमान के संपर्क में आता है जल्दी से गर्म हो जाता है और जैसे ही तापमान मिलना बंद हो जाता है जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए, जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो गया तो स्थल जल्दी से गर्म हुआ था तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और सागर धीरे धीरे गर्म हुआ था इसलिए धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो सागर के तापमान की तुलना में स्थल का तापमान कम, और जब स्थल का तापमान कम हो गया इसलिए स्थल पे उच्च वायुदाब का केंद्र, जबकि जल पे निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा तुलनात्मक अध्ययन से। तो स्थल अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च वायुदाब का केंद्र और सागर में निम्न वायुदाब का केंद्र, इसलिए हवाएं स्थल से जल की तरफ या सागर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। और जब जल की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं, इसलिए अब क्या होगा कि सागर की तरफ चलने वाली हवाएं क्या करेंगी, स्थल से आ रही हैं और स्थल से आ रही हैं तो उनमें कोई नमी तो होगी नहीं, कोई आर्द्रता तो होगी नहीं। और जब नमी और आर्द्रता नहीं होगी तो इसके कारण क्या होगा, वे शुष्क होंगी और जब शुष्क होंगी तो वे किसी भी भाग में जाएंगी तो वर्षा नहीं करती हैं। और जब वर्षा नहीं करेंगी तो इसलिए क्या होता है, शीतकालीन वर्षा भारत में नहीं पाया जाता है।
लेकिन कभी कभी भारत में शीतकालीन वर्षा हो भी जाता है। तो शीतकालीन जो वर्षा हो जाता है तो उसका कारण क्या है, तो उसी कारण के लिए मैं इतना बड़ा मैप बनाया हूँ। यहाँ पे भूमध्य सागर को दर्शाया हूँ, यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है। इसको बताने का उद्देश्य है कि इसलिए मैंने मैप को इतना बड़ा बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आप जान जाइए कि जब शीतकाल हमारे वहाँ होता है उस समय सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे तथा ITC जेट का खिसका दक्षिण दिशा में हो जाता है, इसलिए हवाएं इस दिशा में आती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है, आपका उच्च वायुदाब तथा इन जलीय भागों में निम्न वायुदाब, इसलिए हवाएं स्थल से जल के तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं और इसी को शीतकालीन मानसून कहते हैं। और क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे, और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने पे क्या होगा। क्वेश्चन था कि कोरोमंडल तट पे वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा द्वारा नहीं होती है, तो नहीं होती है तो उसका कारण क्या है। और जब कारण का हमने पता करा तो कारण यह था कि जो यहाँ से हवाएं चल रही थी वह कोरोमंडल तट पे टकरा ही नहीं रही थी, और जब टकराएंगी नहीं तो यहाँ पे वर्षा कैसे करेंगी। तो यहाँ पे वर्षा कब होगी, तो शीतकालीन मानसून की शाखा द्वारा। शीतकालीन मानसून की शाखा द्वारा क्या होता है, इस क्षेत्र में वर्षा अर्थात कोरोमंडल तट तमिलनाडु में वर्षा होने का कार्य होता है। ठीक है, तो इसको शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम यदि चलें, अच्छा एक चीज़ और भी देखो मुझे याद आ गया है, तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे मित्र ने, ठीक है, या तो चूँकि यूट्यूब पे हैं तो मित्र भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, जो कुछ भी कहे लेकिन हम मित्र ही कहना उचित समझेंगे। एक यूट्यूब पे हमारे मित्र ने कमेंट किया कि सर यदि अरब सागर की शाखा जाकर के अरावली से टकरा करके अरावली अर्थात गुजरात के हिस्से में वर्षा कर रही है और उसी की एक शाखा अरावली के समानांतर चली जा रही है तो वो शुष्क हो जा रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जब हिमालय से टकराता है तो वर्षा क्यों करता है। ठीक है, हिमालय से टकराता है तो वर्षा क्यों करता है, तो वर्षा, उसका जवाब यह होगा मित्र कि वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो इस हिस्से से चलने वाली हवाएं हैं वे जा कर के टकराती हैं किससे, शिवालिक श्रेणी से। जो हिमालय है उसका जो बाहरी हिस्सा है उस हिस्से से ऐसे जाकर के टकरा रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से देखूँ तो ये ऐसे जाकर के टकराने का काम करती है, ऐसे जाकर के टकरा रही है। तो जब ऐसे जाकर टकराएगी तो यहाँ पे टकराने के बाद ऊपर उठेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो संघनन की क्रिया होगी क्योंकि उसमें आर्द्रता होती है और इसीलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी हो जाती है। लेकिन इस हिस्से से चलने वाली जो हवा होती है बिल्कुल अरावली के समानांतर चलती है, तो अरावली से कहीं टकरा नहीं पाती है। तो आप कहेंगे जाकर के शिवालिक श्रेणी से अर्थात कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में टकरा रही है तो वहाँ तो वर्षा कर देनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बीच वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि थार का मरुस्थल पाया जाता है, जिसे राजस्थान मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, और इस थार के मरुस्थल की विशेषता क्या होती है कि ग्रीष्म काल में यह गर्म होता है, और जब हवाएं इनके ऊपर से जाती हैं तो इन क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है, और जब ऊपर से जाती हैं तो हवाओं में जो आर्द्रता सागर से है, सागर से जो हवाओं ने आर्द्रता ग्रहण कर लिया है उन आर्द्रता को इस भाग का तापमान क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जब इस भाग का तापमान उस आर्द्रता को अवशोषित कर लेता है तो जब ये आगे हवाएं जाएंगी तो शुष्क ही हो जाएंगी ना, क्योंकि उसमें जल की तो मात्रा नहीं है। और जब जल की मात्रा नहीं है तो यह क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। और जब यह शुष्क हो जाती है तो शुष्क हवा जब जाकर के हिमालय से टकराएगी, चाहे शिवालिक से टकराएगी, चाहे किसी भी दुनिया की पर्वत श्रेणी से टकराएगी, तो वर्षा कतई नहीं कर सकती है। वर्षा के लिए होना चाहिए कि उस हवा में या वायु में या मानसूनी पवन में क्या होनी चाहिए, आर्द्रता या जल की मात्रा होनी चाहिए। और जब तक जल की मात्रा नहीं रहेगा तब तक वो वर्षा नहीं कर सकती है। तो आपका जवाब था कि ये क्यों शुष्क हो जा रही है, तो शुष्क होने का कारण है यदि यहाँ पे मरुस्थल नहीं रहता, सामान्य भूभाग होता तो ये भी जाकर के यहाँ पे टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा करते, लेकिन यहाँ पे मरुस्थल है और मरुस्थल का तापमान जून जुलाई अगस्त में अधिक होता है। और जून जुलाई अगस्त में जब अधिक होता है तो मानसूनी हवाएं जब इस क्षेत्र से जाएंगी तो इस क्षेत्र में पहले से निम्न वायुदाब है, और आपको बताया गया कि निम्न वायुदाब प्लस किसमें, तापमान में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक है तो वायुदाब निम्न होगा, तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। तो यहाँ पे जब निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ
होगा इसका मतलब तापमान अधिक होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ से जो हवा जाएगी तो उस तापमान के द्वारा हवा में जो भी नमी होगी या आर्द्रता होगी उसे निचोड़ ली जाएगी, सोख ली जाएगी, या तो उसको वाष्पीकृत कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे ही वायु में जल की मात्रा समाप्त हो गई तो वायु हल्की हो गई, शुष्क हो गई, और शुष्क हो गई तो आगे जाकर के टकराएगी तो वर्षा नहीं हो सकती है। दोस्त मुझे उम्मीद है कि शायद ये आप जो तर्क मैं दे रहा हूँ, जिस तर्क के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इस हिस्से की, तो यहाँ पे जो मैं एक दो रेखाएं खींचा हूँ इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। इसको मैं अब इरेज कर लिया, और इरेज कर लिया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्षा कैसे होती है। अब देखिए यह वाले हिस्से की हम फिर पुनः जो है मैपिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों मैपिंग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसी चीज़ को हम यहाँ पे दर्शाने, चूँकि ग्लोब में भारत को हम नहीं दर्शाएंगे, सीधे सीधे हम इस मानचित्र में भारत के दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब का केंद्र हो जाएगा। इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब का केंद्र, उच्च वायु दाब, और यहाँ पे भी क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा। इन दोनों क्षेत्रों में क्या हो जा रहा है, उच्च वायु दाब हो रहा है। उसकी तुलना में सागरी भाग में क्या होगा, निम्न वायु दाब का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, निम्न वायु दाब, ठीक है, और इस क्षेत्र में भी निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। अब जब इन सागरी भागों में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो निम्न वायुदाब के केंद्र होने के कारण हवाएं कुछ ऐसे चलने लगती हैं। ठीक है, हवाओं की गति जो होती है कुछ ऐसे होने लगती है, यहाँ से भी हवाएं चलती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ गति हो जाती है, लेकिन इसी की एक शाखा जो होती है कुछ ऐसे भी आने का काम करती है। ठीक है, ऐसे आती है, और जब यह हरे रंग की आती है, अब इनको मैं दो नाम देता हूं। ठीक है, इसको कहते हैं शुष्क वायु या शुष्क पवनें। इसका नाम क्या है, शुष्क पवनें। इसका नाम हो गया शुष्क पवनें, और इसको हम नाम क्या देंगे, आर्द्र पवनें। ठीक है, तो ये दो प्रकार के पवन हो गए, और जब दो प्रकार के पवन हो गए तो इसको शुष्क पवन का नाम दिया गया, इसको आर्द्र पवन। शुष्क पवन क्यों है, क्योंकि यह सागर से नहीं जा रही है, सिर्फ स्थल पर प्रवाहित हो रही है, और स्थल पर प्रवाहित हो रही है इसलिए इसमें क्या है, जल की मात्रा नहीं है, किसी भी पहाड़ी से टकराएगी तो वर्षा नहीं कर सकती है। लेकिन यह क्या है, यह आपका देखिए यहाँ से उत्पन्न हो रही है और सागर से अर्थात बंगाल की खाड़ी से होकर के चल रही है, और जब बंगाल की खाड़ी से होकर के चल रही है तो यहीं पे कोरोमंडल तट पे ये वर्षा करती है। कोरोमंडल तट पे क्या करती है, ठीक है, पेन नहीं चल रही है, मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, ये वर्षा करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, बादल, और बादल हो गया तो वर्षा की बूंदें जो हैं आना ही शुरू हो जाएंगी। तो इस कोरोमंडल तट पे क्या करता है, वर्षा होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक है, ये पवनें क्या करती हैं, कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। कोरोमंडल तट पे वर्षा करती। ठीक है, ये जो हवाएं आ रही हैं कौन सी, आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से होकर के वह कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, तमिलनाडु का तट जो है उसी को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पे इसे वर्षा करने का कार्य करती हैं। आगे इसके बाद यदि हम चलते हैं तो इसी को कहते हैं लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा। इसको नाम क्या दिया जाता है, लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा। लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा, इसी का दूसरा क्या नाम हो गया, लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा होने का भी काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। इसी को तीसरा नाम दिया गया है क्या, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून नाम दिया गया,
उत्तरी पूर्वी मानसून नाम दिया गया। चौथे की यदि हम बात करते हैं तो इसे लौटता हुआ, इसे क्या कहते हैं, मानसून निवर्तन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसून निवर्तन कहते हैं। इसी को मानसून निवर्तन के भी नाम से जानते हैं। और इसके यदि समय की हम बात कर लेते हैं तो समय क्या होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय होता है। ठीक है, यह कब होता है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने में यह होता है। और यह लौटते हुए मानसून द्वारा क्या करता है, कोरोमंडल तट पे अर्थात तमिलनाडु के तट पे वर्षा करने का काम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शीतकाल में वायुदाब पेटियों का खिसकाव हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि आईटीसी जेट का खिसकाव हो जाता है और स्थल पे उच्च वायुदाब और सागर में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और जब स्थल पे उच्च वायुदाब और सागर में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, इसीलिए हवाएं स्थल से सागर की तरफ चलती हैं। और जब यही हवा सागर से होकर के, मतलब यहाँ से स्थल से चले सागर की तरफ, तो सागर में आ गई और सागर के बाद पुनः स्थल की तरफ चलने लगती हैं, तो सागर से क्या करती हैं, नमी धारण कर लेती हैं। और जब नमी धारण कर लेती हैं तो यहाँ पे आते हैं, तो यहीं पे मिल जाता है अन्नल्ला मलाई की पहाड़ी, यहीं पे जवादी और सेवराई की पहाड़ियाँ मिल जाती हैं तमिलनाडु में। और इन्हीं पहाड़ियों से टकरा करके ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा करने का काम करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भारत के किस तट पे लौटते हुए मानसून द्वारा या मानसून निवर्तन द्वारा या क्या कह सकते हैं, ठीक है, इनके द्वारा वर्षा होता है, तो उसी को कहते हैं हम कौन सा, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और यदि हम बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन हमारा बन जा रहा है। और एक और क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करेंगे तो वह क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में कभी कभी वर्षा होती है, तो उसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा का प्रमुख कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा होता है। तो यहाँ पे लिखिए उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में वर्षा होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में शीतकाल में वर्षा होता है। किसके द्वारा होता है भैया, तो यह होता है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन यह उत्पन्न हो गया कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ पे होती है। चूँकि आपको एक चीज़ बता दिया जाए कि यहाँ से देखा जाए तो यह जो रेखा है, यहाँ पे हवाएं जो होती हैं ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती है, अर्थात पछुआ पवनों के। एक चीज़ देखिए, यहीं से कर्क रेखा यहीं तक है, इसके ऊपर यदि जाएंगे तो कर्क रेखा के ऊपर की स्थिति और आर्कटिक वृत्त के नीचे की स्थिति, मतलब यह क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध की पेटी हो जाएगी। और शीत कटिबंध में हवाएं कैसे चलती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने का काम करती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने का काम करती हैं। जब भारत में शीतकाल की स्थिति होती है तो शीतकाल की स्थिति के समय यहाँ पे जो सागर है, इस सागर का नाम क्या है, इस सागर का नाम जो है भूमध्य सागर है। इसको नाम क्या दिया गया है, भूमध्य सागर, इसी को नाम दिया गया है भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर की यदि बात करते हैं तो यहीं पे एक जलसंधि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। और जो जिब्राल्टर जल संधि है इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो जिब्राल्टर संधि है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे यह भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है। और जब संरचना का निर्माण होता है तो एक चीज़ आपको और पता है कि जो लगभग हिमालय का क्षेत्र है, उसी हिमालय के क्षेत्र के ठीक ऊपर 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक तीव्र गति से वायु चलती है और उस वायु को क्या नाम दिया गया, जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया।
जिसकी गति 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे भी बताई जाती है अधिकतम, लेकिन कम होती है 120 से 200 किलोमीटर के आसपास होती है। और इस जेट स्ट्रीम की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने का काम करती है। ठीक है, तो यह जो जेट स्ट्रीम है पश्चिम से पूर्व दिशा, तो इस हिस्से में अर्थात कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच यह पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। और जब पश्चिम से पूर्व के दिशा में चल रही है तो भूमध्य सागर से वह क्या कर लेती है, जेट स्ट्रीम की कुछ हिस्सा जो है नमी ग्रहण कर लेती है। और जब नमी ग्रहण कर लेती है तो यही क्या करती है, यह क्या हो रहा है, यही पश्चिमी विक्षोभ के रूप में चलने का काम करता है। और जब पश्चिमी विक्षोभ के रूप में चलने का काम करता है तो यही पश्चिमी विक्षोभ क्या करता है, जब भारत में पहुंचता है तो इस भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में क्या करता है, शीतकालीन वर्षा करता है। और जब भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पश्चिमी राज्यों में शीतकाल में वर्षा करता है तो इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा। इसी को कौन सा नाम दिया गया, मैं इसी को ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रेड कलर, सॉरी यह पेन चल नहीं पा रही है, ठीक है, इंक शायद इसकी समाप्त हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में क्या हो रही है, शीतकालीन वर्षा हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा यह वर्षा प्राप्त होता है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, भूमध्य सागर। यह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में ही क्यों चलता है, क्योंकि पछुआ हवाओं के संपर्क में आता है और इस पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ जाता है। और जब जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ जाता है तो इसी जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण यह भारत तक पहुँचता है और भारत में क्या करता है, शीतकाल में वर्षा करता है। अब जब शीतकाल में यह वर्षा होता है तो यह रबी के फसलों के लिए लाभदायक होता है। कब होता है, लगभग जनवरी फरवरी के आसपास होता है। और जब जनवरी फरवरी के आसपास होता है तो भारत में जो रबी की फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, जिस फसल को हम नवंबर में बोते हैं, कब, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, उनको हम रबी की फसल बोते हैं। तो इसमें क्या होगा, गेहूँ हो जाएगा, जितनी दलहनी फसलें हैं लगभग सारी हो जाएंगी, सरसों हो जाएगा, ठीक है, या तिलहन। तो इनके लिए क्या होता है, यह लाभदायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो यह जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा किन किन राज्यों में होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा की यदि बात करते हैं तो कहाँ पे होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, ठीक है, फिर कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, राजस्थान के बाद फिर कहाँ पे होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा, और फिर कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यह वर्षा होता है। कभी कभी तो मध्य प्रदेश में भी यह वर्षा पहुंच जाती है। तो इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा होने का काम करती है। ठीक है, एक चीज़ और है, कहा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो वर्षा होती है इसे राजस्थान में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, इसे राजस्थान में कहने का काम करते हैं मावट। इसे क्या कहते हैं, मावट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो वर्षा होती है उसे राजस्थान में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो वर्षा होती है रबी के फसलों के लिए लाभदायक होती है। रबी के फसलों के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती। ठीक है, रबी के फसलों के लिए कैसी होती हैं, लाभदायक होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसके बाद फिर हम कल की जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, और इन 3 सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। फिर भारतीय जलवायु का वर्गीकरण एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। और जो रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जिसको क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून। और शीतकालीन मानसून में देखेंगे सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे, और मकर रेखा पे होने के कारण मकर रेखा पे ग्रीष्मकाल और कर्क रेखा पे शीतकाल। जब मकर रेखा पे ग्रीष्मकाल होता है तो वहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तथा ITCZ का खिसकाव दक्षिण में हो जाता है। जबकि उसकी तुलना में भारत में क्या होता है, भारत के हिस्से में या भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। अब हमारे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलना शुरू करती है। क्योंकि भारत स्थल है तो भारत से हमारे उच्च वायुदाब
से निम्न वायुदाब के जब चलती हैं तो शुष्क होने के कारण जिन स्थानों से गुजरती हैं उन स्थानों पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। और जब उन स्थानों पर वर्षा नहीं कर पाती हैं लेकिन फिर भी इसकी एक शाखा है जो वर्षा करने का काम करती है। इसी की एक शाखा है जो मेघालय के क्षेत्रों से होकर के चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, और बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं, और जैसे ये तमिलनाडु के तट पे या कोरोमंडल तट पे पहुंचती हैं तो इन हिस्सों में ये क्या करती है, वर्षा करती हैं। तो यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कोरोमंडल तट पे वर्षा करती हैं। इसे लौटते हुए मानसून द्वारा वर्षा करते हैं। इसे उत्तर पूर्वी शाखा कहते हैं। इसे मानसून निवर्तन के नाम से जानते हैं। और यह स्थिति कब होती है, अक्टूबर में होती है। और यहाँ के लोग इस समय धान भी लगाते हैं, और धान लगाने के बाद जनवरी में 14, 15, 16 और 17 जनवरी को 4 दिन तक एक त्यौहार मनाने का काम करते हैं जिसको पोंगल के नाम से भी जानते हैं। वो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होता है। उसके बाद हमने चर्चा किया कि उत्तरी पश्चिमी राज्यों में, भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में कभी कभी क्या होता है, शीतकाल में वर्षा हो जाता है। शीतकाल में वर्षा होता है तो उसका प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण यह है कि यह शीत कटिबंध का पेटी है। इस पेटी में हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं, तो भूमध्य सागर से भी हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलने लगती हैं। चूंकि भूमध्य सागर से ये नमी धारण कर लेती हैं, और ये नमी धारण कर लेती हैं तो ये जेट स्ट्रीम के भी संपर्क में आ जाती हैं। मतलब जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव पड़ता है, और जैसे जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है तो ये पूर्व दिशा को चलती हैं, और जब पूर्व दिशा को चलती हैं तो हिमालय से टकरा करके पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा करने का काम करती हैं। और जब वर्षा करती हैं तो ये रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं, तो वे फसलें जिन्हें हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, मतलब दलहनी फसलें। ठीक है, इसमें सरसों तिलहन का भी खेती की जाती है, और यह रबी की फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इस जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है, इसी वर्षा को राजस्थान में एक नाम दिया जाता है, और वह नाम क्या है, मावठ। तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा राजस्थान में होने वाले वर्षा को किस नाम से जानते हैं, मावठ के नाम से जानने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांत, और आपकी इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन इजाज़त से पहले वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, तथा कमेंट के माध्यम से सुझाव भी दें, और अपने क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।